बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर रहे हैं और सबसे पहले आपको बताएं, हायर एजुकेशन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। बीएस ऑनर्स के बाद बराह रास्त पीएचडी में दाखिलों की पॉलिसी मनसूख कर दी गई है। हायर एजुकेशन कमीशन ने मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज को आगाह भी कर दिया है। अपडेट करेंगे आपको। हायर एजुकेशन कमीशन का बड़ा फैसला सामने है। मजीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है अकमल सोमरू ने। अकमल, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटियों में पीएचडी में दाखिले की नई पॉलिसी लागू की थी और इस पॉलिसी के तहत बीएस ऑनर्स की डिग्री रखने वाले तलबा और तालिबात भी पीएचडी में दाखिलों के लिए अहल करार दिए गए थे। अब हायर एजुकेशन कमीशन ने इस पॉलिसी को मनसूख कर दिया है और कमीशन ने यह वाज़ेह किया है कि 2022 में इस नई पॉलिसी से मुतल्लिक दोबारा जायजा लिया जाएगा और इस हवाले से यूनिवर्सिटियों को यह हिदायत जारी की गई है कि वो नई पॉलिसी के तहत दाखिले नहीं करेंगे। और इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन ने न सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटियों बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को भी पाबंद किया है कि वो नई पॉलिसी का इतलाक नहीं करेंगे। और मैं यहाँ पर यह बता दूं कि हायर एजुकेशन कमीशन ने जो है वो इसी बरस इस पॉलिसी का निफाज किया था और अब ये रियायत दी है कि ऐसी यूनिवर्सिटियां जिन्होंने इस पॉलिसी को लागू किया था और एक इनटेक के तहत वो दाखिले कर चुके हैं, उनको इसमें छूट होगी, ताहम वो दोबारा दाखिले नहीं कर सकेंगे। और 2022 में ये फैसला किया जाएगा कि डायरेक्ट पीएचडी यानी बीएस ऑनर्स के बाद पीएचडी की पॉलिसी लागू होगी या हमेशा के लिए मनसूख की जाएगी। HEC ने पॉलिसी मनसूख कर दी है। अकमल सोमरू हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान से खबर दें, पीटीआई ज़िला सदर खालिद जावेद वड़ाइच का स्कूल पर हमले का मामला है। थाना BZ में खालिद जावेद वड़ाइच समेत साथियों और नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नामजद मुलजिमान में खालिद जावेद वड़ाइच, काशिफ शफीक, मोहम्मद बासिल, मोहम्मद हारिस शामिल हैं। नामजद मुलजिमान में कारी शौकत, दिलावर, समर मुनीर, मोहम्मद इमरान, सजाद, मोहम्मद रईस भी शामिल है। मुकदमा स्कूल प्रिंसिपल बुशरा की मुद्दत में दर्ज किया गया है। खालिद जावेद वड़ाइच 2 नामालूम मुसल्लह अफराद के हमरा स्कूल में दाखिल हुए। काशिफ और खालिद जावेद वड़ाइच ने ज़बरदस्ती मुझे एक इकरारनामे पर दस्तखत करने को कहा। कारी शौकत ने स्कूल का मेन गेट अंदर से बंद करके ज़दोकोब किया। FIR का मतन है ये, जबकि मुलज़मान ने जान से मारने की धमकियां भी दी हैं। आपको अपडेट करेंगे मुल्तान से, जहां पर पीटीआई ज़िला सदर खालिद जावेद वड़ाइच का स्कूल पर हमले का ये मामला है। थाना BZ में खालिद जावेद वड़ाइच समेत साथियों और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नामजद मुलजिमान में खालिद जावेद वड़ाइच, काशिफ शफीक, मोहम्मद बासिल, मोहम्मद हारिस शामिल हैं, जबकि दीगर मुलजिमान में कारी शौकत, दिलावर, समर मुनीर, मोहम्मद इमरान, सजाद, मोहम्मद रईस भी शामिल है। मुकदमा स्कूल प्रिंसिपल बुशरा की मुद्दत में दर्ज किया गया है। खालिद जावेद वड़ाइच 2 नामालूम मुसल्लह अफराद के हमरा स्कूल में दाखिल हुए, जो ये FIR का मतन है, जबकि काशिफ और खालिद जावेद वड़ाइच ने ज़बरदस्ती मुझे एक इकरारनामे पर दस्तखत करने को कहा। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से हमें बताएंगे सरदार अली खान ने हमें ज्वाइन किया। सरदार, बताइएगा क्या मज़ीद तफसीलात आपके पास? बिल्कुल, ये मुल्तान में चंद रोज कबल तहरीक इंसाफ के ज़िला सदर खालिद जावेद वड़ाइच का स्कूल पर हमले का मामला रूनमा हुआ था। थाना BZ में खालिद जावेद वड़ाइच समेत साथियों और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा जो है वो दफा 342, 506 और 148 के तहत जो है वो दर्ज किया गया, जबकि FIR की कॉपी जो है वो रोहित ने हासिल कर ली है। नामजद मुलजिमान में जो है वो खालिद जावेद वड़ाइच, काशिफ शफीक, मोहम्मद बासिल, मोहम्मद हारिस, कारी शौकत, दिलावर, समर मुनीर, मोहम्मद इमरान, सज्जाद और मोहम्मद रईस शामिल हैं, जबकि FIR स्कूल प्रिंसिपल बुशरा की मुद्दत में दर्ज की गई है। FIR के मतन के मुताबिक खालिद जावेद वड़ाइच जो है वो अपने साथियों समेत 2 नामालूम मुसल्लह अफराद के साथ जो है वो स्कूल में दाखिल हुए, जबकि काशिफ और खालिद जावेद वड़ाइच ने जो है वो जबरदस्ती स्कूल की प्रिंसिपल जो है उनसे एक इकरारनामे पर दस्तखत करने को भी कहा गया, जबकि FIR के मतन के मुताबिक कारी शौकत ने स्कूल का जो मेन गेट था वो अंदर से बंद करके खातून प्रिंसिपल जो है और उनके स्टाफ को जो है वो ज़दोकोब भी किया, जबकि मुलजिमान की जानिब से जो है उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी गई। थाना BZ के हवाले से हमारी बात हुई तो SHO को कहना था कि इस हवाले से जो मजीद कानूनी कार्रवाई है उसका अमल भी शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब इस तमाम तर मामले की जो कार्रवाई है वो SSC ऑपरेशन और CJ मुनीर मसूद मार्च की जानिब से भी की जा रही है और इस तमाम पहलुओं की जो है वो तहकीकात का अमल भी जारी है। खालिद जावेद वड़ाइच और साथियों समेत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया सरदार, आपने अपडेट किया। मुल्तान थाना सीतलमाड़ी के इलाके से 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 4 अफराद लापता हो गए। तीनों बच्चों 13 रोज़ कबल माँ के हमरा सरगोदा जाने के लिए घर से लारी अड्डा के लिए निकले थे। लापता होने वालों में 8 साल सुमैरा, 11 साल अब्दुल्ला, 13 साल जुनैरा और 38 साल समिया शामिल है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सरदार अली से। सरदार, बताइएगा इस हवाले से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके अली टाउन में, जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है।
मुशीर नामी शख्स जो है उनकी अहलिया और बच्चे जो हैं वो अपने घर से निकलते हैं ससुराल जाने के लिए, और वहाँ पर जाने के बाद मालूम होता है कि वो बच्चे और उनकी अहलिया जो है वहाँ पर नहीं पहुँच सके, और मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि अगवा किया जाता है उनको। मुतासरा शख्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कितने रोज़ पहले का ये वाक़या है और अभी तक आपके बच्चों और बीवी का कुछ पता चल सका इस हवाले से? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं पता चल सका। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये मतलब लारी अड्डा और जहाँ जहाँ मतलब अपने अजीज़ों क़रीब सबके घरों में जा रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, मतलब अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा, कितने बच्चे थे और क्या उनके नाम थे, और अभी तक कोई राब्ता करने की आपने कोशिश की है? कोई मोबाइल उनके पास अगर मौजूद हो या उनकी तरफ से कोई राब्ता आपके साथ हुआ है? 9 रोज़ गुजर चुके हैं और अभी तक इस हवाले से कोई राब्ता उनका हो सका? नहीं सर, अभी तक कोई भी राब्ता नहीं हो सका उनसे, बिल्कुल भी। तो परेशानी के आलम में मैं तो अपनी तरफ से भाग दौड़ सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन 3 बच्चे हैं मेरे और मेरी वाइफ है साथ। अच्छा, बच्चों के क्या नाम हैं, कितनी उम्रें हैं, और इस बारे में कुछ बताइएगा। बच्चे, एक बड़ी बेटी है जुनैरा, तकरीबन 13 साल उम्र है उसकी, और एक बेटा है 11 साल का अब्दुल्ला, एक है सुमेरा 8 साल की बेटी है, और मेरी वाइफ है उनका नाम सुमैया है। तो उनकी भी तकरीबन 38 या 39 मतलब 38 या 39 साल उम्र है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आपने थाने से कोई राब्ता किया, थाना सीतलमाड़ी पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई इस हवाले से की गई, और पुलिस ने इस हवाले से कुछ बताया हो कि क्या वो कार्रवाई कर रहे हैं या कुछ इस बारे में मालूम हो सका? जी, पुलिस से SHO साहब से बात हुई थी, मेरी कल भी बात हुई है, 2 रोज़ पहले भी बात हुई थी, मतलब 2-3 दफ़ा बात हुई। उन्होंने बड़ी तसल्ली दिलाई है। तो वो ख़ुद भी बजाते ख़ुद भी बहुत अच्छे हैं SHO साहब, कोई नए आए हैं हमारे इलाके के, तो बहुत अच्छे हैं वो। उन्होंने बहुत मेरे साथ कोऑपरेट करा है, उन्होंने बहुत मुझे मतलब और मेरे को इतना ज़्यादा करा है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि पुलिस ऐसा काम करती है। तो उन्होंने मुझे बाकायदा, बल्कि उन्होंने रात को मुझे बुलवाया है, बुलवा के उन्होंने मुझे कहा FIR ने मतलब काट के दिए। तो उन्होंने अभी बल्कि मेरे पास थोड़ी देर पहले कॉल आई है थाने से कि आपकी FIR कट चुकी है, आप थाने से उसकी कापी ले जा सकते हैं, ले जाके आप जो मतलब अपने तौर पे करना चाहें तो वो करें। उन्होंने बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं थाने वाले मेरे साथ। जी बिल्कुल, थाना सीतलमाड़ी पुलिस की जानिब से जो है वो FIR भी की है, लेकिन ताहाल जो है मुशीर की जो 13 रोज़ बाद भी लापता अफराद को नहीं मालूम किया जा सका। बहुत शुक्रिया सरदार, आपने अपडेट किया। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने सड़कों की नाकिस मुरम्मत बारे अवामी शिकायत का नोटिस ले लिया। वासा मुल्तान को सीवरेज लाइन डालने के बाद सड़कों की तामीर और मुरम्मत से रोक दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे गोहर रहमान से। गोहर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान में वासा की जानिब से सीवरेज लाइनें डालने के बाद जो सड़कों की मरम्मत की जा रही थी उसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जानिब से अवामी शिकायत पर नोटिस लिया गया है, और ख़ास तौर पर वासा मुल्तान को हिदायत भी जारी की गई है, और तमाम जो सड़कें जो तामीर की जा रही थी वासा मुल्तान की जानिब से इख्तियार भी उनसे वापस ले लिया गया है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जानिब से वासा मुल्तान को सीवरेज लाइनें डालने के बाद सड़कों की तामीर व मरम्मत से के हवाले से रोक दिया गया है, और हिदायत ये जारी की गई है कि अब वासा सड़कों की तामीर व मरम्मत करने के अलावा जो है वो अपनी जो लाइनें हैं वो डालेगा, और जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है जिसका रोड होगा उस डिपार्टमेंट को सड़कों की तामीर के हवाले से आगाह किया जाएगा। इस हवाले से फ़ैसला ये किया गया है और मैकेनिज़्म ये बनाया गया है कि वासा मुल्तान जो पुख्ता सड़कें हैं उनकी तामीर के हवाले से मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को सड़कों की तामीर के हवाले से फ़ंड्स मुहैया करेगा, जिसके बाद जिनमें MDA मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हाईवे जो है वो सड़कों की तामीर व मरम्मत में हिस्सा लेंगे, और जो क्वालिटी है उसे यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान का मज़ीद ये भी कहना था कि वासा के पास जो है सड़कों की तामीर व मरम्मत के हवाले से उस तरह से मशीनरी मौजूद नहीं है, जिसके बायस जो क्वालिटी। कमिश्नर अवामी शिकायत का नोटिस लिया है। गोहर रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, रहीम यार खान ने भी एप्का पेट्रोल, चीनी और घी की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है। एप्का ने महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। आसिम, अपडेट कीजिएगा। और घी समेत शायद ज़रूरिया जो है वो महंगी होती जा रही हैं, इस पर एप्का भी सरापा एहतजाज है। ज़िले सदर एप्का चौधरी महमूद बूटा हमारे साथ मौजूद हैं। चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, अवाम कैसे गुजारा करेंगे? बजट के बाद इस हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में तकरीबन 3 दफ़ा इजाफा कर दिया है, और बजट के बाद हर शहरी के लिए, सरकारी मुलाजिम तो एक तरफ, हर शहरी के लिए जीना 2 बार हो गया।
घी की कीमत में तकरीबन 150 रुपये तक इजाफा हो गया है। चीनी 110 रुपये नायाब है शहर में। इस तरह सरकारी मुलाजमीन का ज़िंदगी गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। हमने गवर्नमेंट को नोटिस दिया है कि अगर आपने महंगाई के तनासब से तनख्वाह में इजाफा ना किया या महंगाई पे कंट्रोल ना किया तो ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेगी। तो ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेगी अगर जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा न किया गया, क्योंकि चीनी भी महंगी हो गई है, घी भी 150 रुपये से ऊपर किलो, तकरीबन 100% से ज़्यादा घी भी महंगा और चीनी भी। कासिम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं, खानेवाल में महंगी सब्जियां खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। आए रोज़ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के जुर्माने और मुकदमात से तंग आए सब्जी फरोशों का एहतजाजी मुजाहिरा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम, बताएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का? शहर और गिरदोनवा के सब्ज़ी फरोशों ने एहतजाजी मुजाहरा किया अपने मुतालबात के हक़ में। और सब्ज़ी फरोशों का ये कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से आए रोज़ किए जाने वाले जुर्मानों से उनके माशी हालात जो हैं वो तंग हो रहे हैं। और मज़ीद उनका ये कहना है कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है इस बात पर कि वो महंगी सब्ज़ी ख़रीद कर सस्ती फ़रोख्त करें। ऐसा वो कर नहीं सकते। मज़ीद अब उनसे जानते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं। ये बताइएगा, एहतजाजी मुजाहरा किया है, क्या मुतालबात है, क्या कहेंगे? हमारे मुतालबात ये हैं जी कि मंडी के अंदर चीज़ें महंगी मिलती हैं, हमें यहाँ सस्ती बेचने में मजबूर किया जाता है। अदरक मंडी में बिक रहा है 320 रुपये किलो, हमें 220 रुपये का रेट दिया जा रहा है, हम कहाँ से बेचें? ये हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाती हैं, ऐसा कहना सब्ज़ी फरोशों का। मज़ीद बात कर लेते हैं जी, फरोश सरापा एहतजाज हैं। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। महकमे वाली से आपको खबर दें, जहां सबसे बड़ा कारोबारी मरकज़ मेन बाजार तजावुज़ात का गढ़ बन गया। दुकानों के सामने लगे थड़ों और रेडियो के बायस सड़क तंग पड़ चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, मियाँ वाली के मेन बाज़ार की बात की जाए तो ये मियाँ वाली का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज़ है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि मोटरसाइकिल, चिंची, रेडियाँ और जगह जगह पे नाजायज़ थड़ों की वजह से जहाँ से आम शहरियों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। सड़क को इतना तंग कर दिया गया है कि यहाँ पे एमरजेंसी की सूरत में किसी को गुजरना पड़ जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल और उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। बेटा, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये सूरत हाल है बाज़ार की, क्या कहेंगे? इधर अगर रेडियो वगैरह को हटा दिया जाए यहाँ से, ये रोड जो है टोटल दुकानों के करीब है। अगर रेडियो वगैरह ना हो तो फिर तो रोड खुला हो जाएगा। और ये रश वगैरह ज़्यादा हो चुका है, मोटरसाइकिल ज़्यादा हो चुके हैं। अभी इतने सस्ते हैं मोटरसाइकिल के, हर कोई ख़रीद लेता है और एक्सीडेंट भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो जिस वजह से अगर हमें ये जगह सब खाली कर दें तो तभी कुछ मुमकिन हो सकता है। तभी मुमकिन हो सकता है क्योंकि दुकानदारों ने बहुत ज़्यादा थड़े लगाए हुए हैं। क्या कहेंगे, 3 फीट की इजाज़त है, लेकिन ये आप देखें बहुत सारी जगहों पे 7-7 फीट तक लोगों ने सामान रखा हो। क्या कहेंगे इस सवाल? देखें, ये सिर्फ इस बाज़ार की हालत नहीं है, मियाँ वाली के तमाम बाज़ारों का यही हाल है। और इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि दुकानदारों ने जो है ना वो रेडियो वालों को इजाज़त दी हुई है और 2 से 4 हज़ार रुपये वहाँ उनसे वसूल करते हैं। तो उनको लालच होती है, इसलिए ये तजावुज़ात जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं। और इंतज़ामिया को, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को इस बारे में सोचना चाहिए। जी, ये एक नई बात। तजावुज़ात की भरमार से लोगों को मुश्किलात का सामना है। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रुख करेंगे लिया का, जहाँ दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल के बावजूद इंतज़ामिया मुतहरिक ना हो सकी। कोट सुल्तान के नशेबी इलाकों में बनाया गया ढोल वाला अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जाहिद सरफराज। जाहिद, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, लिया में दरियाए सिंध में सैलाब का खतरा हमसाल बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो इक़दाम हैं वो ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं जो यहाँ पर मकीन हैं वो शदीद परेशानी का शिकार नज़र आते हैं। मैं इसमें मौजूद हूँ कोट सुल्तान के नशेबी इलाका ढोल वाली पुल के मकाम पर। ये ढोल वाली पुल जो है ये अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जबकि 2000 के बाद जो है इस पुल को यहाँ पर ट्रैफिक गुजरने के लिए भी इस पुल को बंद कर दिया गया है। लेकिन तो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर भारी ट्रैफिक गुजरती है, चूँकि इस जो पुल है ये खान वाला समेत मुख्तलिफ मुआवज़ात जो हैं नशेबी इलाके मुआवज़ात, उनका ज़मीनी रब्ता मुख्तलिफ जो शहर हैं कोट सुल्तान, लिया, पहाड़पुर, दीगर जो शहर हैं उनसे इनका ज़मीनी रास्ता यही बनता है। कैमरा मैन इस वक्त आपको दिखा रहा होगा, ये बिल्कुल सामने बोर्ड लगा दिया गया है। बोर्ड लगाकर इंतज़ामिया ने अपनी जान छुड़ा ली है कि इस पर मुतला किया जाता है कि पुल हेड रेगुलेटर जो है उसको मखदूश हालत के पेश नज़र भारी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। लेकिन ना तो ये पुल बनाई गई है और ना ही इस बोर्ड को लगाने के बाद कोई इक़दाम किए गए हैं, जिस पर आए रोज़ हादसा हो रहे हैं। चूँकि इसकी जो दीवार है मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हैं, जबकि इसके अहनी जंगले जो वो भी टूट गए हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो हादसा बढ़ते चले जा रहे हैं और कई जो अफराद हैं वो अपनी ज़िंदगी से जान भी धो बैठे। कुछ हमारे साथ जहाँ पर मकीन जो उनसे बात करते हैं, चाचू रसेसो क्या परेशानी थी भैया? अस्सलाम वालेकुम। सब तो परेशानी सा कोई पुल ढोल वाले देते इतना एक पुल सरात बनी हुई है,
जिंदे विच एक आदमी दी जेह्ड़ी दीवार डट्टी वो आदमी फौत थी गया, उनका नाम शबीर है। आज तो 6 साल पहले इतना तमाम जितना अमला है जो आंदन उन्हें नाल राबते कितने आदन, सारे को बजट कोई नहीं, इन्हें को आवन वास्ते एक गेट बनाने का बजट को नहीं। ये 17 दफ़ा को बनाने को जरा ना वला उठाए वेंदी है, वला बनती है, वला उठाए वेंदी है। क्या ये बजट कित्था वेंदन, कौन खा वेंदे? महकमा नहार वाले खा वेंदन, बेलदार खा वेंदन। परेशानी क्या थी पे क्या कोई यह परेशानी है? इतना कई दफ़ा सारे जरा उठ रेड़े है डठन, कई दफ़ा वे जनाब ट्रैक्टर विच वंज पैन, बकरियां जा पैन, व्यापारी जा बकरियां विच वंज पैन, बंदे विच वंज पैन मोटरसाइकिल समेत। और डीसीओ को मैं खुद अपील की आई, बताते खुद ये नहीं कि आवाम के साथ। बिल्कुल यहाँ पर मकीनों का मुजाहरीन का इंतजामिया मौका से गायब है। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया। बहावलपुर में गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा होने लगा है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के शोबा इमरजेंसी में 24 घंटों के दौरान 25 से ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अतर लाशारी से। अतर बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? इसी वाले से बात करते हैं। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर आमिर बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा क्या सूरत हाल है गैस्ट्रो की, बच्चे बड़े इस वक्त कितने मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर ऑफ़ पेशेंट गैस्ट्रो के काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं लास्ट 2 वीक से। अगर देखा जाए तो ऑन एवरेज तकरीबन हमारे पास 20 से 25 मरीज़ लाए जा रहे हैं जो गैस्ट्रो के अलामात के साथ हैं। उनमें से 10 से 12 एडल्ट हैं और बाकी बच्चे हैं। तो बेसिकली यही है कि एक तो टेम्परेचर की वजह से है और दूसरा ये है कि हाथों को अच्छी तरह से बार बार धोएं, जो सब्जियां वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी धोएं और सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करें और प्रोटेक्शन करें। बेसिकली नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नेशनल अस्पताल मुल्तान में YDA की सदारत के लिए इलेक्शन जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सदारत की नशिस्त पर डॉक्टर नुमान रसूल और डॉक्टर आलमगीर के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्किल है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे माजिद क्लासरा से। माजिद बताइएगा क्या अहवाल है? बिल्कुल, निश्तर अस्पताल में YDA के जो सदारती नशिस्त का जो है वो आज इलेक्शन का जो वो इनकाद किया गया है। पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जो है वो शाम 5 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। दूसरी जानब अगर हम बात करें इलेक्शन की गहमा गहमी की, तो गहमा गहमी का जो सिलसिला जारी है। 2 उम्मीदवार हैं, उनमें जो वो कांटेदार जो है वो मुकाबले अगर हम बात करें डॉक्टर आलमगीर खान की और इसके साथ साथ डॉक्टर नुमान रसूल की, तो उनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबले। अगर कुल जो वो डॉक्टरों की बात करें तो 1610 जो डॉक्टर हैं वो अपना हक के रही दही इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें पोलिंग कैंप की, तो पोलिंग कैंप भी यहाँ पर लगाया गया। एक इलेक्शन कमीशन ऑफिस भी मेरे अक्का में आप देख सकते हैं कैंप किया गया। यहाँ पर जो है वो डॉक्टर जो है वहाँ पर जो है वो उनको जो एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। वहाँ पर जो है वो डॉक्टर नुमान रसूल और इसके साथ साथ डॉक्टर आलमगीर खान का नाम मेंशन होगा। उसको जो है वो टिक करके जो वो बैलेट बॉक्स के अंदर जो है वो उसको दाखिल करेंगे। दूसरी जानब अगर हम बात करें डॉक्टर आलमगीर खान का, यहाँ पर जो वो कैंप लगाया गया है डॉक्टरों की जानिब से जो है वो। इसके साथ साथ जो वोटर लिस्ट भी यहाँ पर जारी की जा रही है। डॉक्टर आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे, आज इलेक्शन है, क्या तवक्कुआत है, क्या कहेंगे? नहीं, इंशाल्लाह हम विन कर रहे हैं। अभी तक तो इलेक्शन हमारे हक में जा रहा है और कॉन्फिडेंट हैं हम, ये इलेक्शन हमारा है। हमने स्ट्रगल की इस इलेक्शन के लिए, तकरीबन कोई 10 साल के बाद निश्तर का ये इलेक्शन हो रहा है और उसमें हमारी स्ट्रगल है इस इलेक्शन को करवाने में। यही हमारे लिए जीत है कि हमने इलेक्टोरल प्रोसेस तक लेके आए हैं सिस्टम को। और हमारा मैनिफेस्टो, हमारा नारा डॉक्टर की रिस्पेक्ट है, पेशेंट केयर है। और अगर लोग हमें पसंद करेंगे तो हमें वोट ज़रूर देंगे और आपको आज शाम 5 बजे पता चलेगा कि लोगों ने किस चीज़ को पसंद किया। सदारत के दोनों उम्मीदवार जो हैं पुरअज़म है। बहुत शुक्रिया माजिद, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएंगे मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के हवाले से। मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड में टोटल 10 वार्ड्स बनाए गए हैं। कंटोनमेंट बोर्ड में 17,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अमजद मलिक से। अमजद बताएगा मज़ीद इस हवाले से। जी बिल्कुल, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के बाकायदा पोलिंग का जो इनकाद है वो 12 सितंबर को होगा। इस हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। जो मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर अगर बात करते हैं तो टोटल 10 वार्ड जो हैं वो बनाए गए हैं। वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 5 तक जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको इलेक्शन कमीशन का रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है, जबकि जो वार्ड नंबर 6 से लेकर वार्ड नंबर 10 तक रिटर्निंग ऑफिसर CEO जो है कंटोनमेंट बोर्ड के, उनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। टोटल इस वक्त जो उम्मीदवार हैं 51 उम्मीदवार सामने आए हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे 10 वार्ड्स के लिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने एक स्क्रूटनी के मरहले में 22 उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी थे उनको मुस्तरद कर दिया। उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशन थे जिनमें कुछ टैक्स नादहिंदा भी थे, जिनको इस वक्त सेशन कोर्ट के अंदर उन्होंने अपनी अपील दायर की है। सेशन कोर्ट आज और कल जो है उन तमाम केसेस की समाअत करेगा और फैसला देगा उन 22 उम्मीदवारों के हवाले से कि वो आया इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं। अब तक जो 29 उम्मीदवार हैं
उनको जो क्लीन चिट है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और अगर ओवरऑल बात करते हैं तो टोटल जो उम्मीदवारों के अंदर जो हक राय इस्तेमाल करेंगे वोटर्स हैं उनकी तादाद 17,500 से ज़ायद है, जो कि 12 सितंबर को अपना जो वोट है वो कास्ट करेंगे। इस वक्त कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर खासा गहमा गहमी जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 जो ठीक है अमजद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बहावलपुर में 5 वार्ड्स बनाए गए हैं। बहावलपुर की सूरत हाल हमें बताएंगे महमूद ज़हीर। महमूद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बहावलपुर में भी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से तेज़ियाँ या सियासी सरगर्मियाँ तेज़ी से जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस कंटोनमेंट बोर्ड के CEO हैं रमीश शफकत साहब, उनके साथ। वो हमें बताएंगे कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का प्रोसेस जो जारी है वो कहाँ तक पहुँचा है, ज़रा बताइएगा। जी, अभी कागजात की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के ख़िलाफ़ अपील्स का मरहला जारी है। उसमें लोग कोर्ट में गए हुए जिस पे डिसीजन 10 तक मुतवक्के हैं और 13 तारीख तक को हमने अलॉटमेंट करनी है सैम्बल्स की, लेकिन अभी तक क्योंकि पार्टी टिकट्स हम तक नहीं पहुंचे, जैसे ही पहुंचेंगे इस मरहले के बाद तो उसको हम फाइनल करेंगे। तो सर कितने उम्मीदवार हैं और कितने वार्ड हैं, ज़रा ये तफसील भी दें। जी, टोटल 5 वार्ड्स हैं और इसमें 49 कागजात नामजदगी हमारे पास आए थे, जिसमें से 9 रिजेक्ट हुए और अभी 40 कागजात नामजदगी हमारे पास है। 40 लोग आपके ख्याल के मुताबिक अभी तक आपके उनका कागजात फाइनल हैं, लेकिन अगर स्क्रूटनी में कुछ कैंसिल हो जाते हैं तो उसके बाद उनको निकाल दिया जाएगा। तो कितने वार्ड्स में कितने उम्मीदवार हैं, इस हवाले से भी कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। जी, ये 5, 7, 9 इस तरह से इसकी डिवीज़न है मुख्तलिफ वार्ड्स में। अभी स्क्रूटनी का अमल हो चुका है। अभी अगर कोई विड्रॉ करना चाहेगा तो वो विड्रॉ कर लेगा और फिर हम कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट लगाएंगे। इलेक्शन 12 सितंबर को होंगे जी इलेक्शन। 40 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं। बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर, आपने अपडेट किया। खानपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल्चर विंग के सूबाई सदर अशुलाल की खानपुर आमद। अशुलाल का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने इस्तकबाल किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़िशान डोगर से। ज़िशान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। मैं इस वक्त दीनपुर चौक पर मौजूद हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कल्चर विंग के सूबाई सदर जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो खानपुर इस वक्त पहुँचे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया है। वो हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद हम उनसे बात करते हैं वो किस मतलब कि कैसे यहाँ पे खानपुर में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने तो इस्तकबाल किया, लेकिन वो सादकाबाद से आ रहे हैं, भूंग वाला वाक़या है, उस हवाले से भी बात करते हैं। सराकी सूबे के हवाले से भी बात करते हैं। सर बताइएगा, आप भूंग वाले वाक़े से वहाँ से होके आ रहे हैं, उस हवाले से बताइएगा। बड़ा बहुत सोगवार वाक़या ही और एक अज दा नहीं थींदा पिया मुर्शिद पिछले 30-40 साल तो इहो कुछ पिया थींदा है कि मजहबी ये रवादारी है वो ख़त्म थींदी वेंदी है, प्यार मुहब्बत ख़त्म थींदा वेंदा है। अक़लीतां दे नाल उन्हां दे हकूक़ वास्ते कोई खड़न तैयार कोन्हे सवाए पीपल्स पार्टी थी। और पीपल्स पार्टी असां समझंदे हैं तमाम तलवतनी कि पीपल्स पार्टी सारे वसेब दा छेकड़ी दिफाई मोर्चा है। जे पीपल्स पार्टी ही साकू पिछले 30 साल तो एक छोटी जी आइडेंटिटी तो पार्लीमेंट तक की सुझान सब पीपल्स पार्टी ने दी है और अस उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी ही सारा सूबा बने सी और सूबे बनने नाल सारे जिहड़े लोकल राइट्स हैं अस उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन भूंग वाला वाक़या जिशान, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। मुल्तान वुमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से 2 रोज़ा इंटर यूनिवर्सिटीज़ प्रोजेक्ट नुमाइश के इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। वुमेन यूनिवर्सिटी के शुबा साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से नुमाइश का इनेकाद किया गया है। नुमाइश में शुबा कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालिबात की जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पेश किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा सुहेरा तारिक से। सुहेरा, बताइएगा क्या अहवाल है वहाँ पर। जी बिल्कुल, ख़वातीन यूनिवर्सिटी के शोबा कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से 2 रोज़ा इंटर यूनिवर्सिटी एग्ज़िबिशन की आज इफ्तिताही तकरीब हुई है, जिसमें 6 के करीब जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे तालिबात ने हिस्सा लिया है और अपने अपने मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पेश किए हैं। इस वक्त मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ। आप मुझे बताएंगी किस डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है और किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट आपने पेश किया? IT डिपार्टमेंट से, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड CS से हमारा ताल्लुक़ और हमारा प्रोजेक्ट है करेंसी डिटेक्शन ऐप फॉर ब्लाइंड्स। आप अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं, क्या है इसमें, क्या स्टूडेंट्स को सीखने को?
हम लोगों ने इसमें AI की मशीन लर्निंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए एक ऐप एंड्रॉयड बनाया फॉर ब्लाइंड पीपल्स, क्योंकि ब्लाइंड्स के लिए इतना मुश्किल होता है कि वो करेंसी को डिटेक्ट करें और लोग मतलब समटाइम्स धोखा दे देते हैं, फेक नोट्स दे जाते हैं। इस वजह से हमने ये ऐप बनाया है जिस वजह से वो अपने नोट्स को डिटेक्ट कर सकेंगे और उन्हें दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। दूसरा, इसके अंदर हम लोगों ने एंड्रॉयड यूज़ किया और गूगल माइक्रोसॉफ्ट की लाइब्रेरी यूज़ की टेंसरफ्लो, और जिस वजह से नोट्स हमारे कैप्चर होंगे और जब वो डिटेक्ट हो जाएंगे, स्कैन हो जाएंगे, उसके बाद वो उसे स्पीकर में बताएगा कि ये कितने रुपीज़ का नोट है। जी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया है ख़ास तौर ठीक है पर। सुहेरा, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। दावत इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम मुल्तान में भी शजरकारी मुहिम जारी है। वफाकी वज़ीर ममलिकत मलिक आमिर डोगर ने सलाहुद्दीन डोगर पार्क में पौधा लगाया। हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम थामे नन्हे बच्चों ने भी पौधे लगाए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अली रियाज से। अली, बताइएगा क्या अहवाल है यहाँ पर? बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ सलाहुद्दीन डोगर पार्क में और 1 अगस्त से ही दावत इस्लामी की जानिब से जो 14 अगस्त 1947 को जो उन्होंने आज़ादी की तहरीक में जो शोहदा शहीद हुए थे उनके लिए जो है पौधे लगाने का सिलसिला आगाज़ किया गया। और आज की जो खास बात यह है, आज इस पार्क में जो है वफाकी वज़ीर ममलिकत आमिर डोगर ने यहाँ पर पौधा लगाया है और यहाँ पर इस अज़म का इजहार किया है कि जो हमारे शोहदा हैं उनको भी याद रखा जाएगा, लेकिन इस बार जो जश्न आज़ादी होगा उसमें पौधे भी लगाएंगे। तो बात करते हैं, सर क्या कहना चाहिए, क्या पैगाम देंगे जश्न आज़ादी की मुनासबत से? सबसे पहले तो जश्न आज़ादी की आप सबको मुबारक, पूरी कौम को मुबारक। और ये दिन बड़ी अजीम कुर्बानियों के बाद आता है। इस दिन में हमें ये तजदीद अहद करनी चाहिए कि हमने इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हमारा ताल्लुक़ जिस भी शोबा ज़िंदगी से अपना एक किरदार अदा करना है। आज यहाँ सलाहुद्दीन डोगर पार्क में मैं मौजूद हूँ। दावत इस्लामी ने जो एक इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के विज़न के साथ इत्तेफाक करते हुए अपना एक सिलसिला शुरू किया है और ये शऊर है जो इमरान खान साहब ने पूरी कौम को दिया कि शजरकारी कितनी ज़रूरी है, इससे हमारे आने वाली नस्लों को कितना फ़ायदा है। तो 14 अगस्त की मुनासबत भी है, शोहदा की याद में भी पौधे लगाए जा रहे हैं। तो हम इसको इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जो यौम आज़ादी के मौके पर शजरकारी भी हो रही है, शोहदा को खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं और सबसे ज़रूरी जो कोरोना की चौथी लहर है उसका भी ये पैगाम है आपके देखने वालों को, सबको, कि अपना ख्याल रखें, एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, अपनी और अपनी ज़िंदगी, प्यारों की ज़िंदगी को जो है बचाएं। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। रहीम यार खान में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियों के हवाले से शहरियों का जोश व खरोश देखती है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, रहीम यार खान के शहरों की जश्न आज़ादी मनाने की जो तैयारियां वो इस वक्त उरूज पर हैं। जगह जगह यहाँ पे आज़ादी के सजावटी बैजेस, झंडे और सब्ज़ हिलाली परचमों के स्टार्स लगे हुए हैं। यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं। आप बताइएगा, आपने क्या कुछ खरीदा है? मैंने झंडे भी लिए, बैच लिया, टोपी कैप लिए। मैं तैयारी करके घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हैं आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ खरीद रहे हैं? झंडियाँ लेनी है, गली और घर को सजाना। गली और घर को सजाना। यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद है। अंकल जी बताएगा क्या क्या चीज़ें इस साल आपके पास मौजूद है, रेट्स कैसे और शहरी किस तरह से खरीदते हैं? रेट तो महंगाई की वजह से कुछ ज़्यादा है, लेकिन लोगों का जज्बा बहुत अच्छा है। लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, हर चीज़ अच्छी तरीके से बिक रही है और ज़रा महंगाई ज़्यादा है इस वजह से, लेकिन लोग जो है ना जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मना रहे हैं। बिल्कुल, महंगाई है, रेट्स में इजाफा है, लेकिन जोश व जज्बा दीदनी, लोगों का जोश व खरोश दीदनी है। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। मुल्क भर की तरह रंगपुर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियाँ जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना परवेज़ अख्तर से। राना, यहाँ पर किस तरह से तैयारियाँ जो है वो जारी हैं? जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह रंगपुर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियों का जो सिलसिला है वो जारी है और शहर भर में जो है वो जश्न आज़ादी के सिलसिले में स्टॉल सजाए गए हैं, जिसमें जो है कौमी परचम और इसके अलावा बैच, झंडियाँ जो हैं वो दस्तयाब हैं। और बच्चे जो हैं वो भी इस हवाले से काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं और वो जो है यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बेटा बताइएगा, आपकी क्या सी जश्न आज़ादी की तैयारी है, क्या खरीद रही हैं? 14 अगस्त आने वाला है, मैंने पैसे इकट्ठे किए हुए थे जिनसे मैंने झंडे और झंडियाँ खरीदी हैं। इनसे मैं अपने घर को सजाऊंगी। हमें अपने मुल्क से बहुत प्यार है। मेरे साथ दूसरे बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बेटा, आप बताइएगा कि आपने क्या खरीदा है, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, जश्न आज़ादी कैसे मना रही हैं? मैंने पैसे इकट्ठे किया, उनकी मैंने झंडियाँ खरीदी हैं, झंडियों को अपने घर में लगाया और मैं दुआ करती हूँ कश्मीर भी हमारी तरह आज़ाद हो, ताकि वो भी आज़ादी हमारे साथ मना सके। कश्मीर और पाकिस्तान हम दोनों इकट्ठे आज़ादी मनाएं। जी बच्चे जो हैं वो काफ़ी पुरजोश। जी ठीक है राना परवेज़, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताया सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में मुआवने ख़ुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी इसमें इसके अगर रिजल्ट देखें कि हमने अचीव क्या किया है,
तो पिछले साल आप बार बार सुनते रहे होंगे कि हमने तारीख की सबसे बड़ी प्रोडक्शन ली है 6 फसलों की। हमने राइस सबसे बड़ी ली है, प्रोडक्शन ली है। हमने आप कह लें कि मेज़ की हाईएस्ट प्रोडक्शन ली है, आलू की हाईएस्ट प्रोडक्शन ली है, मैंगो की ली है, सिट्रस की ली है, हमने वीट की हाईएस्ट प्रोडक्शन ली है। सो आप कह लें दालों की हमने ज़्यादा प्रोडक्शन ली है, लेकिन इट वाज़ नॉट हाईएस्ट। सो इस साल जो टारगेट रखे हैं, और टारगेट नहीं बल्कि जो आप कह लें कि हम देने जा रहे हैं, पहला 2021 में जो पहली फसल आई है वो यू कैन से कि ये खरीफ क्रॉप्स हैं। खरीफ की 4 बड़ी फसलें हैं, काटन है, राइस है, मेज़ है और शुगर केन है। इन 4 फसलों में अगर आप देखें तो पिछले साल पाकिस्तान में मेज़ की जो पैदावार थी 8.4 मिलियन टन थी। इस साल हम 10 मिलियन टन इसकी प्रोडक्शन देने जा रहे हैं। पिछले साल चावल की जो पैदावार है ये 8.2 मिलियन टन 4 मिलियन टन थी, ये भी हम 10 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रहे हैं इस साल। पिछले साल खरीफ में हमारी जो यू कैन से कि काटन की पैदावार थी ये 57 लाख बेल थी। इस साल हम 5.7 मिलियन 57 लाख बेल थी। इस साल हम कम से कम 9.5 95 लाख से लेके 1 करोड़ बेल तक हम अचीव करेंगे इंशाल्लाह। और हमें जो पिछले साल सेटबैक ज़्यादा आया था, काटन की पैदावार कम हुई थी, वो सिंध से आया था। सिंध का टारगेट था 46 लाख बेल का टारगेट था, जो उन्होंने 18 लाख टारगेट किया। बाकी उनकी काटन ख़राब हो गई थी। पंजाब से भी हमें सेटबैक आया, लेकिन पंजाब से थोड़ा आया था, सेटबैक बड़ा सिंध से आया था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की काटन भी ठीक है और पंजाब की काटन भी बहुत अच्छी है। लिहाजा हम 10 मिलियन बेल प्रोडक्शन करेंगे यहाँ से आप कह लें पाकिस्तान की काटन की। सो दूसरा इसमें आप कह लें जो हमने अचीव किया है कि जो खुशखबरी वाली बात है कि खरीफ की रबी की जो फसल है गंदम की, वो भी हमारी सेव हो रही है कि हमारे डैम्स में पानी बेहतर हो गया है। इस वक्त हमने पिछले 3 साल में जो डैम बनाए हैं बलूचिस्तान में, छोटे बड़े 735 डैम इस वक्त ऑपरेशनल हो गए हैं, सारे भरे गए हैं। ये जो बंदोबस्ती एरिया या साबक फाटा में जो डैम हमने बनाए थे, चेक डैम और छोटे डैम, वो सारे फिल हो गए हैं। बड़े डैम जो पुराने थे वो फिल हो गए हैं। नए डैम 7 नए डैम बड़े बन रहे हैं। गोमलजाम डैम बड़ी देर से मतलब चल रहा था, नहीं बन रहा था। हमने 3 साल में इसका कोई 70% ऑपरेशनल कर लिया है। 2 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन आबाद हो गई है। कुछ 4,10,000 एकड़ हम वहाँ पे ज़मीन आबाद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अगले हफ्ते गोमलजाम डैम का और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज़ का इफ्तिताह मुल्तान में मुआवने ख़ुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।